Guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS, and this is chapter number 5 of taxation. Okay, and this is lecture number 1. पिछले लेक्चर में हमने फिस्कल पॉलिसी एंड बजटिंग अच्छे से कंप्लीट कर दी है, जिससे आपको बजट के जो भी बेसिक्स है वो अब आराम से समझ में आएंगे. ठीक है. और इस लेक्चर में ओके एंड इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट विद टैक्सेशन. अब जो बजट का थोड़ा बहुत बचा हुआ पार्ट था, जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, रिसेंट में गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लिए हैं रिलेटेड टू टैक्सेशन. एवरीथिंग वी विल स्टडी विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट्स. ओके, जो हमने अभी तक लास्ट लेक्चर्स में डेवलप किए हैं. साथ ही साथ जितने भी अभी तक इंपॉर्टेंट वाले करंट अफेयर्स हुए हैं, दैट ऑल्सो आई विल कवर. ठीक है. और पिछले लेक्चर भी आप देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 4 तक चीज़ें कंप्लीट हो गई है. इन्फ्लेशन को हमने कंप्लीट किया सबसे पहले, इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी को कंप्लीट किया. मॉनेटरी पॉलिसी के बाद वी हैव कंप्लीटेड द बैंकिंग पार्ट विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. इसके बाद फिजिकल पॉलिसी एंड बजटिंग, और अब टैक्सेशन चालू कर रहे हैं. इसके बाद वी विल बिगिन विथ आर बैलेंस ऑफ पेमेंट. हियर यू कैन सी दिस पार्ट. देन वी विल बिगिन विथ मनी एंड कैपिटल मार्केट. और यहाँ पर आपका लगभग आप कह सकते हैं, अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को मिला लो तो 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा. ठीक है. आई थिंक इट विल टेक अराउंड 50 वीडियोज़, 50 to 60 वीडियोज़ में आपका 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. फिर बची हुई 10 से 15 वीडियो में, ठीक है, आप कह सकते हो सकता है 20 भी हो जाए, तो उसमें आपका पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. ओके, चलो ठीक है, अब चालू करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको हमारे पेड ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि डायरेक्टली अरोड़ा सर के द्वारा चलाया जाता है, जिसका नाम है PGP. और इस बार 35+ स्टूडेंट्स आर राइटिंग मेन्स फ्रॉम आवर साइड, जिसके लिए आप हमारी वेबसाइट या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं. दैट इज़ t.me/AuroraIAS. ठीक है. अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप इन 2 नंबर में कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं. ये हमारी माइंड मैप बुक्स है, जिनको आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं. और ये हमारी टेस्ट सीरीज़ है विच इज़ बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स. फाइन. सो नाउ लेट्स बिगिन. तो हमारा चैप्टर का क्या नाम है? टैक्सेशन. तो क्या इस चैप्टर की शुरुआत बिना टैक्स को समझे हो सकती है? मतलब टैक्स का मतलब क्या है, इसके बिना हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं. तो समझते हैं टैक्स का मतलब क्या होता है. देखो, टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होती है. ठीक है. टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होती है जो कि कौन, कंज्यूमर या आप कह सकते हो सिटीजन्स ऑफ द कंट्री होते हैं, वो पे करते हैं गवर्नमेंट को. ठीक है. ये याद रखना, कंपलसरी पेमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछ लेता है टैक्स क्या होता है, तो आप याद रखना, इट इज़ कंपलसरी पेमेंट. ठीक है. आपको पे करनी ही है. ये आपके ऊपर वॉलंटरी नहीं होती है. ठीक है. इट इज़ नॉट वॉलंटरी, इट इज़ कंपलसरी. ठीक है. अब याद रखना, ये जो इनकम टैक्स या आप कह सकते हैं टैक्स जो होता है, सॉरी फॉर द इनकम टैक्स, तो जो टैक्स होता है ये दोनों चीज़ों पे लगता है. ठीक है. जो भी आप कंट्री में कंज्यूम करेंगे या फिर जो आप कंट्री में अर्न करेंगे. ठीक है. अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया टैक्स का मतलब क्या होता है. टैक्स में यूजुअली गवर्नमेंट को कंपलसरी पेमेंट दी जाती है कंज्यूमर या सिटीजन के द्वारा. इसको टैक्स कहा जाता है. याद रखना, कंपलसरी पेमेंट इज सबसे इंपॉर्टेंट. भले बाकी कुछ भी भूल जाओ, बस 3 वर्ड याद रखना: गवर्नमेंट, सिटीजन, और यहाँ पर आ गया कंपलसरी पेमेंट. दिस इज कॉल्ड एज टैक्सेशन, मतलब टैक्स. ठीक है. अब टैक्स 2 टाइप के होते हैं. हर कंट्री में आपको 2 टाइप के टैक्स देखने को मिलेंगे. इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बाद में बात करेंगे. क्या देना, यूजुअली गवर्नमेंट जो लेती है इनकम के ऊपर लेती है और आपकी कंजम्पशन के ऊपर लेती है. ठीक है. जो भी कंट्री के अंदर आप करने वाले हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप कंट्री के अंदर किसी तरीके से अपने पर्सनल वेल्थ के लिए पैसा कमा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं या फिर आपकी ही बात की जाए, अगर आप किसी जॉब में काम कर रहे हैं तो आप कुछ अर्न कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, बिकॉज आप गवर्नमेंट के टेरिटरी का यूज़ कर रहे हो. जो टेरिटरी होती है वो गवर्नमेंट की होती है. ठीक. गवर्नमेंट उसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, तो गवर्नमेंट का ये हक बनता है कि वो आपसे टैक्स ले. ठीक है. इसको कहा जाता है इनकम टैक्स. ठीक है. इसके बाद दूसरे टाइप का टैक्स जो गवर्नमेंट लेती है अपनी टेरिटरी के अंदर, उसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन. आप यहाँ पर जो भी कंज्यूम कर रहे हो वो किसने अवेलेबल करवाया? गवर्नमेंट ने अवेलेबल करवाया ना. आपने तो अवेलेबल नहीं करवाया. अब जो आपके सामने प्रोड्यूस आई है, कुछ भी आया है, तो किसान ने प्रोड्यूस की, लेकिन विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट. अगर आप सोचो कि ये हमारा इंडिया है और दिस इज़ पाकिस्तान. अगर पाकिस्तान कल हमारे अटैक कर दे और हमारी गवर्नमेंट अगर उसे प्रोटेक्ट ना करे, तो क्या आपके जो खेत खलियान उगते हैं, लहराते हैं, वो होंगे? बिल्कुल भी नहीं. तो गवर्नमेंट इसको प्रोटेक्शन दे रही है. इसलिए जो भी आप हमारी टेरिटरी के अंदर कंज्यूम करोगे उसमें आपको कंजम्पशन टैक्स देना पड़ेगा, और जो आप अर्न करोगे हमारी टेरिटरी के अंदर उसमें आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा. ठीक है. देखो, एक्चुअली में क्या है, ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है. आपने सुना होगा, ऋग्वेदा के टाइम से चले आ रहा है, या आप कह सकते हैं एशियन टाइम से पूरे वर्ल्ड ओवर चला आ रहा है. एक्चुअली में एक म्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है. म्यूटेड मतलब एक किसी को, मतलब हर किसी को पता है. म्यूटेड मतलब इंट्यूशनली पता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता रहता है, जैसे कि अगर आप आज से कुछ साल पहले की बात करें, ठीक है, जब जिस टाइम पे डॉटर को राइट टू प्रॉपर्टी नहीं था. ठीक है. जैसे आप 1947 के पहले की बात कर सकते हैं, तो उस टाइम पे सबको पता रहता था कि इफ़ फादर डाइज तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो बच्चों में डिवाइड हो जाएगी.
ठीक है, वो बच्चों में डिवाइड हो जाएगी। ये इस टाइप का एक म्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट था। कहीं पर लिखा तो नहीं था कि भाई फादर के मरने के बाद जो बेटे हैं उन्हीं को जाएगी, बेटी को नहीं जाएगी, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा था ना। उसी प्रकार से टैक्स भी ऐसी चीज़ है, ये गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में एक म्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। ये म्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि जो गवर्नमेंट क्या करेगी, हम सभी को यहाँ पर कंजम्पशन करने देगी, मतलब हमें अच्छी से हमारी लेविश लाइफ जीने देगी, साथ ही साथ आपको यहाँ चीज़ें अर्न करने देगी, ठीक है। और उसके बदले में आपको गवर्नमेंट को टैक्सेस देने होंगे, और गवर्नमेंट उन टैक्सेस से आपका वेलफेयर करेगी और आपके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो ये इस तरीके का इनविजिबल और म्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। आपको समझ में आया इनविजिबल एंड म्यूटेड? ये एग्जाम्पल से 1947 से सिर्फ और सिर्फ जो भी सन है उनको मिलती थी, डॉटर को नहीं मिलती थी। ये कहीं पर लिखा नहीं था, बट फिर भी ये रीति रिवाज था। इसी प्रकार से ये भी रीति रिवाज है, ठीक है, जो कई सालों से चला आ रहा है, कई सालों से क्या, कई हज़ार सालों से चला आ रहा है, ठीक है। जिसमें आप समझ गए गवर्नमेंट का क्या काम होता है। गवर्नमेंट का काम होता है आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, उससे आपको दो चीज़ें मिलेंगी, आप इनकम अर्न कर पाएंगे और दूसरा कंज्यूम कर पाएंगे। आप ये दोनों किसकी वजह से कर रहे हैं, गवर्नमेंट की वजह से कर रहे हैं, तो आपको इन दोनों में टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स जाएगा गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट उस टैक्स का क्या करेगी, गवर्नमेंट उस टैक्स को आपके वेलफेयर के लिए यूज़ करेगी, अपने प्रोटेक्शन के, नॉट मतलब पूरी कंट्री के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करेगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया टैक्स का। अरे भैया टैक्सेशन चालू कर रहे हैं, ऐसी हलवा लोग कुछ थोड़ी ना पढ़ा देंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। और देयर द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस ऑफ लेजिटिमेसी। अगर पीपल बोल रहे हैं, अगर लोग बोल रहे हैं कि वी विल नॉट पे द टैक्स, मतलब जो गवर्नमेंट है वो लेजिटिमेट नहीं है। जैसे आपने जब अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो आपने एक स्लोगन सुना होगा, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन मतलब जो अमेरिकन्स हैं वो लोग ब्रिटिश को या फिर उनके पार्लियामेंट को या उनका जो भी पार्लियामेंट था, वट एवर वॉज द थिंग, तो उसको वो लोग लेजिटिमेट नहीं मान रहे थे। लेजिटिमेट नहीं मानना मतलब हम ऐसा मानते ही नहीं आप हमारी गवर्नमेंट हो, आप हमें फोर्सफुली हमारे पर फोर्सफुली राज कर रहे हो, ठीक है, फोर्सफुली राज कर रहे हो और हमसे पैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। मैंने आपको बताया टैक्स का मतलब क्या होता है, कंपलसरी पेमेंट। जो बंदे होते हैं मतलब सिटीजन होते हैं वो खुद अपनी मर्जी से देते हैं, और ये कंपलसरी पेमेंट है, इनको भी पता है। लेकिन अगर किसी गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट लेजिटिमेट नहीं है, मतलब आप हमें सिर्फ फोर्स से रूल कर रहे हो, आप हमारी हमें विश से रूल नहीं कर रहे हो। बिकॉज गवर्नमेंट रूल्स विद द विश ऑफ द पीपल, ठीक है, नॉट विद द हेल्प ऑफ द फोर्स। फोर्स से सिर्फ और सिर्फ आप कुछ टाइम तक मेंटेन कर पाओगे, इसके बाद वो चीज़ खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है पूरा पूरा देखो। टैक्स सिंपल एक म्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसके बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, और साथ ही साथ हो जाएगा यहाँ पर क्या, सिटीजन। ये म्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का है, जैसे फॉर एग्जांपल 1947 से पहले जो कंप्लीट फैमिली की प्रॉपर्टी से रिलेटेड हुआ करता था, उस तरीके का एक म्यूटेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, म्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसमें क्या रहता है कि सिटीजन को गवर्नमेंट अलाउ करती है कि भैया आप इनकम अर्न करो और जो भी हम दे रहे हैं उसको कंज्यूम करो। अब ये सब हमारी वजह से आ रहा है, इसलिए आप हमें टैक्स पे करो। जो टैक्स पे करोगे हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे और आपकी वेलफेयर करेंगे, ठीक है। और अगर जिस दिन ये लोग मना कर दे पे करने से, मतलब गवर्नमेंट ने लेजिटिमेसी लूज कर दी है, गवर्नमेंट इज रूलिंग विद द हेल्प ऑफ द फोर्स विच विल नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स, ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स। सॉरी यार थोड़ी सर्दी हो गई तो यू हैव टू बेयर इट। तो अब इसके बाद टाइप्स ऑफ टैक्सेस, ठीक है, दो टाइप के टैक्स होते हैं, सब जानते हैं यार, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। बट अगर लोगों से पूछोगे कि भाई डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, लोग बोलते हैं पीआईटी, पर्सनल इनकम टैक्स, या इनडायरेक्ट टैक्स बोलोगे तो बोल देंगे भाई जीएसटी। लेकिन नो 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 नो, आप अरोड़ा ये से पढ़ रहे हैं तो आपको चीज़ें असलियत में पता होनी चाहिए। जैसा एक बंदे को पता होना चाहिए, यूपीएससी एस्पिरेंट को पता होना चाहिए, उस तरीके से आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स मतलब वो जो कि देखो, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो उसी बंदे से कलेक्ट करेंगे और उसी बंदे के ऊपर उसका बर्डन पड़ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो ये मैं हूँ, ठीक है, अगर मान लो कि मैं लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ, जो कि मैं कमा ही रहा हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ। अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, स्माइलिंग फेस, हाँ गुस्सा है अभी भी, चलो आपको और गुस्से वाला कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे हाथ में क्या है, 1 करोड़ रुपए है, ठीक है। अगर जो भी टैक्स गवर्नमेंट डायरेक्टली मुझसे मांग रही है और डायरेक्टली मैं ही पे कर रहा हूँ, तो इसको कहा जाएगा डायरेक्ट टैक्स। मतलब उसी बंदे पे के ऊपर लगाया जा रहा है और उसी बंदे से कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मी, अब इनडायरेक्ट टैक्स से कंपेयर करो ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पर मान लो ये मैं हूँ, ठीक है, अब मान लो ये आप हो, आपकी दुकान है, आप बॉडी बिल्डर हो थोड़े से, ठीक है, ठीक है, ये रहे आप। अब देखो ये जो बॉडी बिल्डर है, अब ये दुकानदार हो आप। अब इसके बाद आपने कोई टैक्स पे किया, ठीक है, जो टैक्स कलेक्ट किसी और से किया जाता है लेकिन उसका बर्डन भी किसी और पे पड़ता है, उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी देखो, जीएसटी अगर मान लो पार्लेज बिस्किट की बात की जाए, पार्लेज बिस्किट छोड़ो यार, अपन बात करते हैं सैनिटरी नैपकिन्स की, ठीक है, सैनिटरी नैपकिन्स की। तो सैनिटरी नैपकिन एक्चुअली में
बेच ये रहा है, ठीक है, और गवर्नमेंट टैक्स भी इससे कलेक्ट करेगी, लेकिन जो बर्डन है वो मेरे पर फॉल करने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सैनिटरी नैपकिन का प्राइस है ₹25, मुझे पता नहीं है बट फिर भी आई थिंक ₹25, ठीक है, तो इसमें लिखा रहेगा प्लस ₹2 टैक्स, मतलब इसी अंदर इंक्लूडेड है, ₹23 प्लस ₹2 टैक्स मान लो ऐसा इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को ये शॉपकीपर भरेगा, लेकिन जो देगा टैक्स वो मैं दूंगा, ये अपने जेब से नहीं देगा, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट यहाँ पर लोगों से कलेक्ट कर रहा है, मुझसे कलेक्ट कर रहा है और गवर्नमेंट को दे रहा है। तो इस टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। समझ में आया? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें जिसके ऊपर मतलब टैक्स लगने वाला पर्सन भी सेम है और गवर्नमेंट सेम उसी से कलेक्ट करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल पर्सनल इनकम टैक्स, ठीक है, गवर्नमेंट मुझी से मांगेगी भाई आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए है, आप 30 लाख रुपए टैक्स भर दो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं सैनिटरी नैपकिन लेने जाता हूँ, अगर इफ़ आई गो टू टेक द सैनिटरी नैपकिन, तो ये जो टैक्स है कलेक्ट किया जाएगा शॉपकीपर से, लेकिन ये लगेगा मुझ पे, क्योंकि इसमें लिखा रहेगा ₹25 इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस, मतलब यहाँ पर ₹2 का कुछ टैक्स होगा, तो ये मैंने भरा, ठीक है, ये मैंने भरा, लेकिन कलेक्ट इससे किया गया। मतलब जो भी आखिरी में कंज्यूम करता है प्रोडक्ट को, जो भी आखिरी में कंज्यूम करता है वो उस टैक्स को भरेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग टाटा साहब है, ठीक है, टाटा साहब ने बोला कि भाई मुझे तो एक टायर चाहिए, आप टायर दे दो। आप लोग सोचते हैं टाटा साहब टायर ले रहे हैं तो वो क्या करेंगे, वो नैनो में लगाएंगे और फिर बेचेंगे, ठीक है, लोग यही सोच रहे हैं ना। तो जो आखिरी में नैनो को परचेज करेगा, जो आखिरी में नैनो को परचेज करेगा वो उस टायर का टैक्स भरेगा। अगर मान लो ना टाटा साहब बोल रहे हैं कि नहीं भाई मेरी जो जैगवार है वो खराब हो गई, मैं उसमें टायर लगाना चाहता हूँ, ठीक है, तो अब उन्होंने खुद ही कंज्यूम कर लिया वो टायर खरीद के, तो टैक्स उनके ऊपर लग जाएगा। समझ में आ रहा है? जो आखिरी में कंज्यूम करता है, जो आखिरी में कंज्यूम करेगा उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा, ठीक है, जो आखिरी में कंज्यूम करेगा, ये मत भूलना, ठीक है। जैसे मैंने हाँ टाटा का एग्जांपल दे दिया, अगर टाटा साहब सेम टायर को जैगवार में लगा के खुद यूज़ करने लगे तो वो इनडायरेक्ट टैक्स टाटा साहब के ऊपर लग जाएगा। लेकिन अगर उसको अपनी नैनो में लगा के बेच दे तो वो जो प्रोडक्ट आखिरी में खरीदेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं नैनो खरीद रहा हूँ, ठीक है, तो मुझ पर लग जाएगा टैक्स। याद रखना, जो आखिरी में कंज्यूम करता है उसके ऊपर टैक्स लगता है। और दूसरी चीज़, कलेक्ट किसी और से किया जाता है और पे कोई और करता है, ठीक है, मतलब यूजुअली जो कंज्यूमर रहता है वो पे करता है और कलेक्ट किया जाता है शॉपकीपर से। और डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्शन भी सेम पर्सन से होता है और जो बर्डन भी होता है टैक्स का वो सेम पर्सन पे फॉल करता है। एग्जाम्पल के पर्सनल इनकम टैक्स मुझसे ही मैं ही भरता हूँ, मुझसे ही लिया जाता है डायरेक्टली और सब मुझसे ही रहता है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, ठीक है, जीएसटी देता कंज्यूमर दैट मीन्स शॉपकीपर है, लेकिन उसका बर्डन मुझ पर फॉल होता है। समझ में आ गया ना? ओके, ठीक है, तो टाइप ऑफ टैक्सेस समझ में आ गए और मीनिंग ऑफ टैक्सेस भी समझ में आ गया। ओके, वेल एंड गुड। अब देखो मैंने आपको लेक्चर में ऑलरेडी बता दिया कॉर्पोरेट टैक्स सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। एक चीज़ और याद रखना, टैक्स रेवेन्यू, ये वाला तो नहीं भूले ना, टैक्स रेवेन्यू इज ग्रेटर देन नॉन टैक्स रेवेन्यू। और टैक्स रेवेन्यू ही पे सरकार एक्चुअली डिपेंड कर सकती है, बिकॉज सारे जो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गई या बोरोइंग हो, ये सब डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट के पास आएगी ना आएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप जिम्बाब्वे की बात करो या कोई भी कंट्री की बात करो, तो वहाँ पर भले बाहर से कुछ पैसा नहीं आ रहा या नॉन टैक्स रेवेन्यू से पैसा नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पैसा टैक्स रेवेन्यू से आ रहा है। तो टैक्स रेवेन्यू सबसे रिलायबल माना जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर यही गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा मतलब गवर्नमेंट भी लेजिटिमेसी खो चुकी है, ठीक है। और ना सबसे पहले बता चुका कॉर्पोरेट टैक्स सबसे ज़्यादा आता है, कॉर्पोरेट टैक्स सबसे ज़्यादा आता है, इसको मत भूलना भाई। और डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस से ज़्यादा होते हैं, टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू से ज़्यादा होता है। इन 3 फैक्ट्स को मत भूलना, बहुत जगह यूज़ होंगे, बहुत जगह ट्रेंड्स आपको प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आप जानते हो इट इज़ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। अब भैया सेमी फेडरल ये सब मत बोल देना, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। हमारे एक्सपर्ट्स ने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, बाहर वाले जिसको जो बकवास करना है करते रहे। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब जो हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंपल सी बात है कि उसमें पावर्स डिवाइडेड है, सेंटर की अलग पावर है, स्टेट की अलग पावर है और कुछ कॉमन पावर है जिसे कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है। उसी प्रकार से टैक्सेशन भी एक पावर है, ठीक है, तो उसको भी डिवाइड किया गया है, उसको भी डिवाइड किया गया है। अब किस तरीके से डिवाइड किया गया है? सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में, ठीक है, याद रखना। अब इनका नेचर समझो, आप टैक्सेशन के डिवीजन का नेचर समझो। कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही कलेक्ट करती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही कलेक्ट करती है और खुद ही लेवाई करती है और खुद ही अपने पास रख लेती है, ये टाइप 1 टैक्स होता है। इसके बाद टैक्सेस नंबर टाइप 2 आता है, ठीक है। टाइप 2 टैक्सेस में क्या आता है, क्या आता है? देखो टाइप 2 टैक्स में स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। अब इसका एग्जांपल आप देख लो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है खुद ही कलेक्ट करती है, खुद के पास रख लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये सब जो टैक्स है, ये सब जो टैक्स है वो किसका आता है? इसका आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला बात में छोड़ देना कि 42% देना पड़ता है, वो सब बात की बात है, लेकिन आप एक्चुअल टैक्स पढ़ो तो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही अप्लाई करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसे कलेक्ट करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट के ही फंड में जाएगा, जिसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, कैपिटल गेन टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गई, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स हो गया, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में ये सब पढ़ने वाले हैं। इसके बाद दूसरी चीज़,
टाइप 2 टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, और स्टेट गवर्नमेंट खुद ही कलेक्ट करती है और उसके फंड में जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एग्रीकल्चरल टैक्स। लेकिन इंडिया में आप जानते हो कि पास्ट में बहुत ही स्ट्रगल हुआ है, पीजेंट और ब्रिटिश के बीच में बहुत स्ट्रगल हुआ है, और हमारे यहाँ मैक्सिमम जो फार्मर है पुअर है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए जो स्टेट गवर्नमेंट होती है एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगाती है, ठीक है, उनके ऊपर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता है। लेकिन जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका वो एग्रीकल्चर टैक्स है। उससे पहले होता था सेंट्रल, मतलब नॉट सेंट्रल, एक्चुअली सेल्स टैक्स, ठीक है। कौन सा टैक्स? सेल्स टैक्स, ठीक है। जो पहले आपको लगा करता था वैट, वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी और स्टेट गवर्नमेंट के ही फंड में जाता था, ठीक है, याद रखना। अब देखो यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है रेड से, ये सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स नहीं है, ठीक है। ये मैंने ये लिखा है कि ये जो ये वाले टैक्स थे वो सब जीएसटी में मर्ज हो गए, बिकॉज यहाँ पर सेंट्रल सेल्स टैक्स भी लिखा है, तो इसको कंफ्यूज मत करना कि स्टेट के अंदर सेंट्रल सेल्स टैक्स आता है, ठीक है, समझ गए? ओके, ठीक है। अब देखो मैंने आपको दो टाइप बता दिए, एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद कलेक्ट करती है और लगाती है ब्ला ब्ला ब्ला, स्टेट गवर्नमेंट खुद लगाती है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अब देखो टाइप 3 आता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है लेकिन उसका कलेक्शन होता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट खुद रख लेती है, ये टाइप 3 होता है। इसके बाद टाइप 4 का टैक्स आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है, सिर्फ लगाती है, इसके बाद कलेक्ट भी करती है और बाद में स्टेट को दे देती है, ठीक है। इसका एग्जांपल है जो इंटर ट्रेड टैक्स होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो दो स्टेट के बीच में ट्रेड हो रहा है, जैसे मान लो बिहार हो गया, ये गुजरात हो गया, ठीक है। अब गुजरात से यहाँ पर चीज़ें लाई जा रही हैं तो टैक्स लगना चाहिए, तो ये टैक्स कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगाती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है, और खुद ही कलेक्ट करेगी और दोनों के बीच में बांट देगी, थोड़ा आधा तुम पकड़ो आधा हम पकड़ो, थोड़ा सा हम भी रख लेंगे। तो ये टाइप 4 आता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लगाया, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाया, उसी ने कलेक्ट किया लेकिन आखिरी में बांट दिया। और टाइप 3 सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया, सिर्फ बोला कि भैया हम लगा रहे हैं, ठीक है, इसकी पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पास लगाने की है, स्टेट ने कलेक्ट किया, खुद ही रख लिया, समझ में आया? तो ये 4 टाइप के टैक्स होते हैं। अब ये मैंने यहाँ पर इसलिए यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया, ना ही कुछ एग्जांपल दिए, वैसे तो मैंने 3 के एग्जांपल दे दिए, पहले वाले का एग्जांपल दे दिया ये, दूसरे वाले का एग्जांपल दे दिया ये, तीसरे वाले का एग्जांपल नहीं दिया, और चौथे वाले का एग्जांपल क्या दिया मैंने? इंटर स्टेट ट्रेड टैक्स, ठीक है। अब जो थर्ड वाले का एग्जाम्पल मैंने नहीं दिया, क्यों? बिकॉज दैट यू हैव रेड इन पॉलिटी लक्ष्मीकांत, जो आपका इंटर स्टेट वाला चैप्टर है वहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ कौन कौन से टैक्स आते हैं, कौन कौन से टैक्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप पढ़ लेना, वैसे भी पॉलिटी का मतलब इकोनॉमिक्स का पार्ट वो नहीं है। फाइन, डन, ओके, वेरी गुड। अब देखो आपने 2 चीज़ें और पढ़ी होंगी, बट बिफोर दैट लेट मी चेक द टाइम। अगर टाइम हो गया होगा तो फिर आगे पढ़ाना बेकार रहेगा, नहीं, देयर इज सम टाइम, वी विल कंप्लीट इट, ठीक है। देखो हमने टैक्स समझ लिए, बहुत अच्छे से हमने टैक्स समझ लिए कि टैक्स का मतलब क्या होता है। इसके बाद हमने ये भी जाना कि डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। फिर हमने देखा कॉर्पोरेट टैक्स सबसे ज़्यादा होता है, टैक्स रेवेन्यू इज ग्रेटर देन नॉन टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स इज ग्रेटर देन इनडायरेक्ट टैक्सेस, और टैक्स रिलेटेड एट पोस्ट सेंट्रल स्टेट लेवल क्लियरली स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 का एग्जाम्पल नहीं दिया, टाइप 4 इंटर स्टेट ट्रेड टैक्स, ठीक है। और ये वाले जो टैक्स हैं वो जीएसटी में जाके मर्ज हो चुके हैं, ठीक है। अब आपने टैक्स से रिलेटेड एक और टर्म सुनी होगी जिसका नाम है, क्या नाम है जिसका? ड्यूटी, इसका क्या नाम है? ड्यूटी, ठीक है। अब देखो ये ड्यूटी क्या होती है। जो टैक्स होता है वो सर्विस और गुड्स दोनों पे लगता है, याद रखना, ड्यूटी भी कंपलसरी होती है और टैक्स भी कंपलसरी होता है, ये दोनों कंपलसरी होते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है, जो टैक्स होता है वो गुड्स और सर्विसेज दोनों में लगता है, लेकिन 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 जो ड्यूटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स पे लगती है, याद रखना, ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ गुड्स पे लगती है, याद रखना, ड्यूटी गुड्स पे बस लगती है और टैक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे लगते हैं, ठीक है। अब एक और डिफरेंस देखो यहाँ पर, अब ये डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है, लेकिन जो ड्यूटी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम इनडायरेक्ट होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम इनडायरेक्ट होती है। अगर ऐसी स्टेटमेंट जो आ जाती है यूपीएससी एग्जाम में कि ऑल द ड्यूटीज इन इंडिया आर इनडायरेक्ट ओनली, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है, याद रखना, वो स्टेटमेंट हमारी तरफ से गलत हो जाएगी, ठीक है। मेनली इनडायरेक्ट लिखा है, मतलब डायरेक्ट भी हो सकती है और एक आध होती है, बट बहुत इक्का दुक्का तो बताने कोई मतलब नहीं है। लेकिन 2 डिफरेंस याद रखना, सबसे पहली बात तो ये कंपलसरी होती है, इसको मत भूलना, ठीक है, टैक्सेस और ड्यूटीज दोनों कंपलसरी होती है। अब जो टैक्सेस होते हैं वो सर्विस और गुड्स दोनों पे लगते हैं, ठीक है, सर्विस एंड गुड्स दोनों पे लगते हैं, और ये जो होते हैं हमारे टैक्सेस वो डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन ड्यूटी मेनली इनडायरेक्ट होगी, दोनों डिफरेंस को रट लो भाई, यहाँ पर रटने के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए सिर्फ रटवा ही रहा हूँ, इसलिए इतनी बार बोल रहा हूँ कि आप चीज़ें रट जाएँ, ठीक है। एक बार फिर से बोलता हूँ, टैक्सेस सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं, ठीक है, मतलब गुड्स एंड सर्विस दोनों पे लगते हैं, ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ गुड्स पे लगती है, और जो टैक्सेस होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों सकते हैं, और जो ड्यूटी होती है मेनली इनडायरेक्ट होती है, ओके।
चलो अब देखो, ड्यूटी के दो टाइप होते हैं, आपने सुने होंगे। एक आती है एड वैलोरम ड्यूटी और दूसरी आती है स्पेसिफिक ड्यूटी। एड वैलोरम ड्यूटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्रॉपर्टी टैक्स। मतलब अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, अकॉर्डिंग टू द वर्थ, आपकी औकात के हिसाब से टैक्स लगाएंगे। जिससे फॉर एग्जांपल अगर कोई लैंड है, कोई रियल स्टेट लैंड है, अगर वो सिटी में है और बिल्कुल रोड के किनारे है, मेट्रो के पास है, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। करोल बाग में रेंट की वैल्यू ज़्यादा है, पटेल नगर में थोड़ी सी कम है, और थोड़ा तिलक नगर से चले जाओ तो और कम हो जाती है। ठीक है, समझ में आई? तो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, व्हाट इज़ योर वैल्यू, उसके अकॉर्डिंगली। और याद रखना, यहाँ पर कोई डेफिनेशन रट्टा मारने मत बैठ जाना, पागल मत बनना। यूपीएससी का एग्जाम निकालना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। यूपीएससी कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाली, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो बहुत आसानी से निकलेगा। ऑलरेडी मैं आपको क्वेश्चंस दिखा चुका हूँ, अभी और भी दिखाऊंगा फ्यूचर में। ठीक है, इसके बाद दूसरी आती है स्पेसिफिक ड्यूटी। याद रखना, ये जो स्पेसिफिक ड्यूटी होती है मेनली, ठीक है, जो स्पेसिफिक ड्यूटी होती है वो मेनली कहाँ लगाई जाती है? इम्पोर्ट्स में। कहाँ पर? इम्पोर्ट्स में। और ये या तो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू लगाई जाती है, अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम लगाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यूएस से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नॉट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंपोर्ट का मतलब पता है ना? इंपोर्ट का मतलब जो चीज़ें कंट्री में आ रही है, एक्सपोर्ट का मतलब जो कंट्री से बाहर जा रही हैं। ठीक है, अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अब जो चीज़ इंपोर्ट हो रही है उसको मान लो हमारे यहाँ पर रूल है, रूल बुक में कोई जो वहाँ का सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट का जो भी ऑफिसर होगा वो देखेगा और बोलेगा कि भैया यूएस से ये वाले सिर्फ 10 गुड्स अलाउड है, तो वो देखेगा ठीक है 10 गुड्स में टैक्स लग गए। अब जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी उसके हिसाब से स्पेसिफिक ड्यूटी भी बढ़ती जाएगी। मतलब वेट और वॉल्यूम के हिसाब से चीज़ों को देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो भी चीज़ आ रही है, अगर उसका वेट 10 किलो, अच्छा इतना टैक्स है, 50 किलो इतना टैक्स है। मतलब वेट और वॉल्यूम पे ड्यूटी लगाई जाती है, सॉरी टैक्स बोल दिया, स्पेसिफिक ड्यूटी कहा जाता है इसको। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट होती है एड वैलोरम ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। अब उसका जो भी अपोजिट होगा स्पेसिफिक ड्यूटी होगा, बिकॉज दो ही टाइप है। तो टेंशन का है कि यार वेट और वॉल्यूम में रखना स्पेसिफिक में होते हैं और अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। यहाँ पर देखो एड वैलोरम, इसे याद रखने की कोशिश करना, वैलोरम वैल्यू, वैलोरम वैल्यू। ठीक है, तो आज के लिए कुछ सब रटना ही रटने वाला काम था और थोड़ा सा बेसिक था, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में विथ मोर रट्टाफिकेशन एंड थिंग्स, एंड इसके बाद कॉन्सेप्ट चालू होंगे। 2 लेक्चर में थोड़ा और रट्टाफिकेशन वाला रहेगा, इसके बाद कॉन्सेप्ट चालू हो जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए चीज़ों को भूलना नहीं। चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में।